हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइट टू एग्जाम। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे कोरोना पर आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। तो देश में पहली बार आयुर्वेद से कोरोना पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। अभी 13 जून को एक रिपोर्ट में आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा कोरोना के मरीजों के स्वस्थ होने की पुष्टि की गई है। अब आगे इन औषधियों को भारत सरकार ने ट्रायल के लिए भेजा है। अब देखना यह है कि भविष्य में आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा क्या कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है और इसकी कितनी संभावना है। अब ये क्या मामला है, किस हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और वे कितने हैं, तो आज के लेक्चर में जानने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे सभी लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहें। तो ये क्या मैटर है और किस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है उसे देख लेते हैं। दुनिया में सभी देश जहां कोरोना वायरस को मात देने के लिए एलोपैथ आधारित शोध व क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, वहीं भारत ने प्राचीन आयुर्वेद परंपरा पर ही ज्यादा भरोसा जताया है। दिल्ली के लोकबंधु अस्पताल में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए आयुर्वेदिक तरीके को क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन इंडिया ने अनुमति दे दी है। तो कहां पर यह टेस्ट हुआ था? दिल्ली के लोकबंधु अस्पताल में इलाज हुआ और सीटीआरआई ने इसे अनुमति दे दी है। सीटीआरआई के इस कदम को बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस अनुमति के बाद अब भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी आयुर्वेद परंपरा से क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहा है। लोकबंधु अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अब तक 46 मरीजों पर यह प्रयोग किया जा चुका है, जिसमें सौंठ पाउडर व लहसुन तथा विशेष प्रकार का काढ़ा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये 46 के 46 मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना से इन्हें मुक्ति मिल चुकी है। इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसे में एंटीबॉडी भी तेजी से बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ती है और ये एंटीबॉडीज ही हैं जो किसी वायरस से लड़ती हैं। सीटीआरआई ने क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति दे दी है। अब करीब 120 मरीजों पर ट्रायल करने के बाद इस स्टडी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के पास भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद इस पर आगे काम किया जाएगा। तो अब आगे कितने 120 मरीजों पर यह टेस्ट किया जाएगा, ट्रायल होगा 120 मरीज पर। उनसे क्या रिपोर्ट हमें निकलती है उसके बेसिस पर आगे इसमें काम किया जाएगा। साथ ही अगर आपको आईसीएमआर के बारे में, एंटीबॉडीज और प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे एक पुराना लेक्चर्स देख सकते हैं, कोरोना वायरस पार्ट 1 के नाम से है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सीटीआरआई के बारे में देख लेते हैं। सीटीआरआई क्या करती है? भारत के अंदर किसी भी बीमारी के लिए जो ट्रायल्स किए जाते हैं उसकी मंजूरी सीटीआरआई से मिलती है। ये आईसीएमआर के अंडर में रह करके काम करती है। अब देखते हैं आयुर्वेद के बारे में। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। यहां से आयुर्वेद के ग्रंथ 3 दोषों के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं, वात, पित्त और कफ। यानी कि आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में कोई भी अगर रोग उत्पन्न होता है तो उसका मूल कारण क्या है? वात, पित्त और कफ। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझना चाहें तो देखो, हम जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से पंच तत्व है वे? पहला है ईथर यानी कि आकाश, एयर यानी वायु, अर्थ यानी मिट्टी यानी पृथ्वी, वाटर यानी कि जल, और जी फायर यानी अग्नि। तो इन पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना है। इन पंच तत्वों में आकाश और वायु से मिलकर बनता है आपका वात, पृथ्वी और जल से मिलकर बनता है आपका कफ, अग्नि और पानी से मिलकर बनता है आपका पित्त। यानी कि अगर शरीर के अंदर इन 5 तत्वों का असंतुलन होता है तो कहीं ना कहीं वात, पित्त, कफ वाले रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज दूं कि वात, पित्त, कफ वाले रोग कौन से हैं, तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें चेस्ट से ऊपर, छाती से ऊपर के हिस्से में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आपके कफ के श्रेणी में आते हैं। जैसे कि खांसी, नजला, जुकाम, ये सब होना। खासतौर से ये जो रोग हैं ये बच्चों में ज्यादा होते हैं। इसके बाद चेस्ट से नीचे लेकर कमर तक, कमर के निचले हिस्से तक जो रोग होते हैं वो आपके पित्त की श्रेणी में आते हैं, पित्त रोग कहलाते हैं। ये जो रोग हैं ये ज्यादातर यंग एज में ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो वात रोग हैं, इसे समझिए, आपके मनुष्य के शरीर में वृद्ध अवस्था में जाकर जो पैरों में जॉइंट पेन होना, घुटनों में दर्द होना, ये जो रोग होते हैं ये आपके वात रोग की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ये आपका बेसिक नॉलेज थी वात, पित्त, कफ के बारे में। अच्छा, साथ ही ये जो तीनों हैं वात, पित्त, कफ, ये शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए भी जरूरी है। जैसे अगर मैं वात की बात करूं तो वात जो है यानी कि वायु और हमारा आकाश, तो ये शरीर की कौन सी क्रिया में सहायक होते हैं? जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, श्वसन में, ब्लड सर्कुलेशन में, और जो शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनके एग्जिट होने में।
साथ ही में पित्त के अगर बारे में बात करें तो पित्त का मुख्य काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म यानी पाचन में, भूख प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। कफ का एक और काम क्या है यहाँ पर, शरीर की संरचना में वृद्धि करना या शरीर के जो अन्य हिस्से हैं उनमें वृद्धि करना। तो ये आपका आ जाता है वात पित्त कफ की बेसिक नॉलेज। अब अगर आगे बात करें प्रमुख आयुर्वेद आचार्य, यानी कि जो आयुर्वेद के इतिहास के हिस्से में जो पुराने आचार्य हैं, गुरु हैं, वो कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है सुश्रुत का। प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे और उन्हें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो यह भी आपका इतिहास का क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म 800 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। इनके उत्तराधिकारी चरक थे। तो यानी सुश्रुत के बाद कौन आए, चरक आए। चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विद्वान थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। यह भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। आपसे हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि जो चरक थे वो किसके दरबार के राजवैद्य थे। तो आपका आंसर होना चाहिए कुषाण शासक कनिष्क। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। इसके बाद है जीवक, ये बिंबिसार के राजवैद्य थे। अब एलोपैथी के बारे में देख लेते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानी मॉडर्न मेडिसिन साइंस को एलोपैथी या एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। यह नाम होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन ने 1810 ईस्वी में दिया था। तो यहां से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, होम्योपैथी के जन्मदाता कौन है और ये एलोपैथी नाम किसने दिया है। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। साथ ही एक क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है कि जो चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसकी शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है। तो ये हार्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। अब यहां से एक और बात है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी में एक सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि आयुर्वेद में जो इलाज होता है वो बहुत सस्ता है, सरल है, सामान्य जड़ी बूटियों के द्वारा हो जाता है। दूसरा, आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी में केवल और केवल ऑपरेशन से होता है। वहीं आयुर्वेद में उनका इलाज सामान्य जड़ी बूटियों से सरल और सस्ता हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है आयुर्वेद के लिए। बस समस्या क्या है कि अभी भी आयुर्वेद को एक बड़े पैमाने पर इतनी ज्यादा इंटरेस्ट या इतना ज्यादा विकास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आगे चलकर ये ट्रायल्स कितना सफल होता है उसके बारे में मैं फिर से आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। जय हिंद, जय भारत।